जाता है? नहीं, दोनों में से किसे कहा जाता है? T4 को। T3 का नाम क्या होता है? ट्राई आइडोथायरोनिन। जबकि T4 का नाम क्या है? टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो जो T4 है, इस T4 को ही आप क्या बोलते हो? थायरोक्सिन। दोनों जो हार्मोन्स हैं, इन दोनों हार्मोन्स में ध्यान रखना, ये दोनों हार्मोन बेटा आयोडीन युक्त होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? आयोडीन। तो ये आयोडीन युक्त, यहीं पर हम साथ में ध्यान रखेंगे कि जो T3 है, इस T3 की मात्रा होती है कम। T3 के केस में ध्यान रखना, मात्रा इसकी क्या रहेगी? कम, पर इसकी सक्रियता होती है ज्यादा। तो सक्रियता क्या रहेगी? ज्यादा, जबकि मात्रा क्या होती है? कम। तो देखिए, जहां तक मुझे याद आता है, शायद लास्ट क्लास में हमने पिट्यूटरी तक पढ़ लिया था, हो गया था ना? पिट्यूटरी के हार्मोन में ऑक्सीटोसिन वगैरह तक पढ़ चुके हैं। अब पिट्यूटरी के बाद अगली ग्लैंड आती है अपने पास बेटा, थायराइड। अब जरा ध्यान दो, थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड के बारे में सबसे पहली जो बात अपने को याद रखनी है, वो अपन याद रखेंगे कि ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कहें या अंतःस्रावी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। और बताओ जरा, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। इसके अलावा थायराइड के बारे में एक बात और याद रखेंगे, ये अकेली ग्रंथि है जो अपने हार्मोन का संग्रह कर सकती है। अगली बात याद रखेंगे कि ये हार्मोन का संग्रह कर सकती है। तो हार्मोन का संग्रह जो कर सकती है ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड। थायराइड, जितना थायरोक्सिन हमें लगभग 3 महीने में आवश्यकता होती है, तो हमारी 3 महीने की आवश्यकता के बराबर थायरोक्सिन का अपने पास संग्रह करके रखती है। यानी कि अगर मान लो आज अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए, कल कमी हो जाए, तो उस केस में क्या हमारे अंदर थायरोक्सिन लेवल घटेगा? नहीं। लगभग 3 महीने की आवश्यकता के अनुरूप इसके पास हार्मोन स्टोर करके रखा जाता है। अब यहाँ थायराइड के बारे में हम कहते हैं कि ये एक बाइलोब ग्लैंड, कैसी है बेटा? बाइलोब ग्लैंड है। यानी कि इसके अंदर लोब कितने पाए जाते हैं? दो। अब ये जो दो लोब यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इन पर ध्यान देंगे। देखो, एक लोब ये हुआ और दूसरा लोब हो गया ये। तो यहाँ पर थायराइड में आपके पास लोब कितने हो गए बेटा? दो। तो हमने कहा कि क्योंकि दो लोब पाए जाते हैं, तो इसीलिए ग्लैंड को अपन ने क्या कह दिया बेटा कि बाइलोब ग्लैंड होती है। तो ये हो गई बाइलोब ग्लैंड, जिसको हमने नाम क्या दिया है? थायराइड। अब ये जो दोनों लोब हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो आपको इसके बीच में ट्रैकिया दिखेगा, दिखेगा ना? ये जो ट्रैकिया है, आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो ट्रैकिया यहाँ पर ऐसे करके आपको दिख रहा है, और फिर ये ट्रैकिया ऐसे करके जो आपको दिखा। तो ध्यान दें, मैंने आपको कहा है कि जब भी हम अपनी बॉडी का कोई डायग्राम देखते हैं, तो हमेशा किस साइड से देखते हैं? वेंट्रल साइड से। यानी कि वेंट्रल साइड पर आपको क्या दिखाई दिया कि ट्रैकिया कहाँ है? पीछे की आगे? पीछे। ट्रैकिया इसके कहाँ है? पीछे। तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी पोजीशन कहाँ है? तो अपन कहेंगे कि ये पाया जाता है वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के किस साइड पर है? वेंट्रल साइड पर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ ग्लैंड के अंदर लोब कितने? दो। लोब कितने? दो। दोनों लोब को आपस में जोड़ा जा रहा है। दोनों लोब को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना है, इसको क्या कहते हैं? इस्थमस। दोनों लोब को आपस में जोड़ता कौन है? इस्थमस। यहाँ जो इस्थमस है, इसके बारे में कहा कि ये जो इस्थमस है, ये एक थिन फ्लैप है। पतला सा क्या है? फ्लैप। इस्थमस बना कौन से ऊतक का है? तो आपने कहा कि इस्थमस बना होता है संयोजी ऊतक का। तो कौन सा ऊतक बनाता है इस्थमस को? संयोजी ऊतक बनाता है। जब हम पढ़ रहे थे ऊतकों के बारे में, तो उस टाइम पर हमने कहा था कि जितनी भी ग्रंथियां हैं, कौन से ऊतक से बनती हैं? उपकला। और ये इस्थमस किससे बना है? संयोजी ऊतक से। तो क्या इस्थमस वाले भाग से कोई स्राव आएगा? नहीं। तो ध्यान रखना कि जो इस्थमस वाला भाग है,
यह अंतःस्रावी नहीं है। तो अगर कहा जाए कि क्या पूरी थायराइड ग्लैंड अंतःस्रावी होती है, नहीं। तो आप इस्थमस वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अंतःस्रावी नहीं होता। यहाँ पर अब जो थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर यहाँ जितना भी टिश्यू भरा हुआ है, इस पूरे भरे हुए टिश्यू को अपन क्या कहेंगे, थायराइड का स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर हमें यहाँ दिखाई देती है कुछ गोल गोल सी पुटिकाएं। क्या दिख रही हैं? गोल सी पुटिकाएं हमें दिखेगी। और ये जो पुटिकाएं हमें दिखाई देती हैं, इनका नाम क्या होता है? थायराइड फॉलिकल्स। यहाँ क्या पाया जाता है? थायराइड फॉलिकल्स है। तो अपने को यहाँ पर भरी हुई दिखाई देती है बेटा थायराइड फॉलिकल। अब ये थायराइड फॉलिकल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उपकला ऊतक, तो हमने किसी के एग्जाम्पल में लिया था। और किसका एग्जाम्पल लिया था? इसको घनाकार उपकला। तो जो थायराइड फॉलिकल है, ये किससे बनी होती है? घनाकार उपकला से। दूसरा आप देखिए, ये जो फॉलिकल है, ये अंदर की तरफ आपको ठोस दिख रही है कि खोखली? तो अंदर से होगी खोखली। फॉलिकल वर्ड का मतलब हुआ पुटिका, और पुटिका जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, गेंदनुमा संरचना है। तो ये घनाकार उपकला यहाँ पर होगी। अब जो ये घनाकार उपकला यहाँ थायराइड फॉलिकल के अंदर पाई जा रही है, इसके बारे में जरा देखिए। जो थायराइड फॉलिकल है, यहाँ से सेक्रेट होते हैं दो हार्मोन। एक आता है T3, दूसरे का नाम T4। एक कौन आया? T3। दूसरे का नाम T4। यहाँ जो T3 है, इस T3 का नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। नाम क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो T3 का नाम होता है बेटा ट्राई आयोडोथायरोनिन। जबकि वही जो T4 है, इसका नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो T4 का नाम क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन नाम होता है। जबकि T3 का नाम क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। जो ये T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, इसी का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन। इसका दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। तो ध्यान रखेंगे, क्या थायरोक्सिन दोनों को कहा जाता है? नहीं। दोनों में से किसे कहा जाता है? T4 को। T3 का नाम क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। जबकि T4 का नाम क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो जो T4 है, इस T4 को ही आप क्या बोलते हो? थायरोक्सिन। दोनों जो हार्मोन्स हैं, इन दोनों हार्मोन्स में ध्यान रखना, ये दोनों हार्मोन बेटा आयोडीन युक्त होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? आयोडीन। तो ये आयोडीन युक्त। यहीं पर हम साथ में ध्यान रखेंगे कि जो T3 है, इस T3 की मात्रा होती है कम। T3 के केस में ध्यान रखना, मात्रा इसकी क्या रहेगी? कम। पर इसकी सक्रियता होती है ज्यादा। तो सक्रियता क्या रहेगी? ज्यादा। जबकि मात्रा क्या होती है? कम। जो T4 है, ध्यान रखें, T4 जब ये पहुंचेगा ऊतक के पास, तो ऊतक के पास जाकर के इसका होता है डी आयोडिनेशन। क्या होगा? डी आयोडिनेशन। और डी आयोडिनेशन के बाद ये जो T4 है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका T3 में। T4 क्या बनता है? T3। ध्यान रखना, T3 से कभी T4 नहीं बनता। T3 से कभी T4 नहीं बनता। T4 से T3 बनता है। तो T4 से T3 के बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डी आयोडिनेशन कहते हैं। यहाँ पर थायराइड में जो फॉलिकल्स पाई जा रही हैं, इन फॉलिकल्स के बीच बीच में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहले ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ इसमें। तो ऐसे करके बीच बीच में यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो कोशिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इन कोशिकाओं को अपन बोलते हैं बेटा पैरा फॉलिकुलर सेल। तो ये जो सेल्स हैं, इनको मैंने क्या नाम दिया? मैंने कहा कि ये है पैरा फॉलिकुलर सेल। तो इस वाली सेल को नाम क्या दिया? पैरा फॉलिकुलर सेल हमने नाम दिया। ठीक। तो ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल है, इससे आता है एक हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। इससे कौन सा हार्मोन आएगा? थायरोकैल्सिटोनिन आता है। तो इससे हार्मोन आता है थायरोकैल्सिटोनिन। ध्यान रखेंगे, ये थायरोकैल्सिटोनिन नेचर में होता है प्रोटीन। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन होता है। और साथ में ध्यान रखेंगे कि ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? घटाता है।
तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटा रहा है। घटाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। इस थायरोकैल्सिटोनिन का एक और नाम होता है, सिंपली हम इसे कैल्सिटोनिन भी कह देते हैं। नाम पर ध्यान देंगे, कैल्सिटोनिन नाम पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कैल्शियम की बात कर रहे हैं आप। ठीक, तो कैल्सिटोनिन यानी कि ब्लड कैल्शियम को घटाने वाला हार्मोन किससे आता है? पैराफॉलिकुलर सेल से। वहीं जो थायराइड फॉलिकल है इससे कौन कौन आएगा? T3 और T4। T3 का नाम ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 कौन है? टेट्रा आइडोथायरोनिन है। एक बार इतना लिखो, फिर T3 T4 के काम देखते हैं। और भी सिक्योरिटी गार्ड क्या हालचाल? कान में लगाए हुए ये सब सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। यहाँ पे अपन बेटा जो बाहर का जितना टिश्यू है उसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक, स्ट्रोमा में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ फॉलिकल के बाहर की जगह स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में जो कोशिकाएं पाई जा रही है उनकी तरफ पैराफॉलिकुलर सेल। टोनिन का मतलब है टोन बनाए रखना। टोन का मतलब है किसी भी चीज का तनाव या मात्रा बनाए रखने वाला हार्मोन टोनिन। आगे बढ़े, कितने बच्चों को रहा? आगे लिखे, ध्यान दो। देखिए, अब बेटा अगली अपन कहेंगे कि यहाँ जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक, तो हम कहेंगे थायराइड हार्मोन, इनके कार्य क्या होते हैं? तो थायराइड हार्मोन के हमारे अंदर कार्य है क्या, ये क्या क्या काम करते हैं? अगर हम देखते हैं थायराइड हार्मोन के कार्य को, तो थायराइड हार्मोन के कार्य अगर हम देखें तो सबसे पहला इसका काम आता है कि ये रेगुलेट करता है बेटा बीएमआर। बीएमआर यानी कि क्या हुआ? आधारीय उपापचय दर। तो बीएमआर क्या हुआ? आधारीय उपापचय दर हो गया। तो आधारीय उपापचय दर को बढ़ाना, तो ये क्या करता है बेटा? बीएमआर को बढ़ाता है। ठीक, तो इसका काम क्या है? बीएमआर को बढ़ाए। अब आप देखिए, बीएमआर अगर बढ़ेगी, पहली बात तो बीएमआर होती क्या है? आधारीय उपापचय दर क्या? जब आप एकदम आराम से लेटे हुए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस समय भी आपके शरीर में उपापचय हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, आपका हार्ट तब अपना काम कर रहा है, लंग्स अपने काम कर रहे हैं, उस समय आपसे किडनी अपना काम कर रही है, ब्रेन काम कर रहा है, तो ये कुछ ऊर्जा तो खर्च करें। ये न्यूनतम ऊर्जा है जो कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। इसी ऊर्जा खर्च की दर को हम क्या बोलते हैं? आधारीय उपापचय दर कहा जाता है। तो आधारीय उपापचय दर को बढ़ाना काम किसका होता है? यहाँ पर थायरोक्सिन का काम। देखिए, क्या होता है कि जैसे ही बेटा बीएमआर कम हुई, होता क्या है? जैसे ही बीएमआर कम हुई, तो बीएमआर के कम होते ही यहाँ से सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस को। किसको सिग्नल जाएगा? हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है। तो आपने कहा कि जो सिग्नल है ये किससे मिला? हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिला। देखेंगे कैसे? अगर बीएमआर घटी यानी कि मेटाबॉलिक रेट घटी, तो शरीर में क्या होगा कि रेस्पिरेशन भी घटेगा। अगर रेस्पिरेशन घटेगा तो इसका मतलब हुआ शरीर का तापमान भी कम होगा। ताप नियंत्रण केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। तो यानी कि अगर बीएमआर घटा तो किसे पता चलेगा? हाइपोथैलेमस को। यहीं पर अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, जो कि बीएमआर के घटने की वजह से बॉडी टेम्परेचर भी घटेगा, तभी यहां से बेटा सिग्नल किसको जाएगा? तो यहां से सिग्नल गया हाइपोथैलेमस को। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये इंटर्न क्या काम करता है? तो हाइपोथैलेमस का यहाँ पर इंटर्न काम हो जाता है कि ये हाइपोथैलेमस यहाँ से अब सेक्रीट करेगा टीआरएच। क्या आता है यहाँ से? टीआरएच, जिसका पूरा नाम है टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन है, ये जो टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन है, ये काम करेगा आपकी अग्रपीयूष पर, यानी कि कहाँ काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। तो इसने काम किया बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जब ये टीआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या विमुक्त होने वाला है? टीएसएच। टीएसएच जाकर के काम कहाँ करेगा? थायराइड पर। और थायराइड पर इसके काम करने की वजह से अब यहाँ से सेक्रीशन होगा T3 और T4 का।
सेक्रीशन किसका हुआ, T3 और T4 का। यानी कि हमने कहा कि अब जो ये T3 और T4 है, ये T3 और T4 मिलकर के क्या करेंगे, बीएमआर को बढ़ा देंगे। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर के बीएमआर को बढ़ा देंगे। तो बीएमआर जब अगर बढ़ेगी, तो बीएमआर के बढ़ने की वजह से जब अगर ये बीएमआर बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगी। तो अब हाइपोथैलेमस को इसे रेगुलेट करना है। कैसे रेगुलेट करेगा हाइपोथैलेमस, तो देखिए ये T3 और T4 का स्तर जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है। और ये जो नेगेटिव फीडबैक यहाँ से मिलेगा, ये नेगेटिव फीडबैक बेटा किस किस को मिला, तो आपने कहा कि ये गया हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इन टर्न हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टीआरएच का रिलीज घटा देगा और पिट्यूटरी क्या करेगा, टीएसएच का रिलीज घटा देगा। जब इन दोनों का रिलीज कम कर दिया जाएगा तो इसकी वजह से T3 T4 का स्राव भी कम हो जाएगा हमारे अंदर और इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कम होगा। तो पहला काम क्या था कि आधारी उपापचय दर को बढ़ाता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आधारी उपापचय दर को बढ़ाना है तो उपापचय को बढ़ाने के लिए ऊर्जा लगेगी कि नहीं। अगर ऊर्जा लगेगी तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको शरीर के अंदर ब्रेकडाउन बढ़ाना पड़ेगा फूड का। फूड का ब्रेकडाउन अगर बढ़ाना है तो इसका मतलब हुआ कि इसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का जो उपापचय है, इस उपापचय का नियंत्रण करना पड़ेगा। इस उपापचय का क्या करना है, नियंत्रण करना। तो यहाँ हमारी जो फूड सबस्ट्रेट है, इन फूड सबस्ट्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ये काम भी किसका हो जाएगा, थायराइड हार्मोन का काम। थायराइड हार्मोन और क्या काम है, पहली दो बातें तो अपने को समझ में आ ही गई थी। तीसरी बात आप मुझे सोच के बताएंगे, यह हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को घटाएगा या बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। साथ में ध्यान रखें, ये हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल व सेक्सुअल ग्रोथ इसको भी प्रमोट करता है। फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो अब मैं क्या कहूं, ये ग्रोथ हार्मोन की सहायता करता है या इसका विरोध करता है। सहायता कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आपके अंदर फिजिकल ग्रोथ करा रहा है, फिजिकल ग्रोथ ये भी कराता है, बट एडिशनली ये क्या कराता है, ये मेंटल मेंटल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि न्यूरॉन के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सीएनएस का डेवलपमेंट प्रभावित करता है और सेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि गोनैड्स के विकास को प्रभावित करता है। तो इसने क्या किया, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को भी क्या किया, बढ़ाया। तो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन आपके पास कौन हो जाता है, तो आपने कहा थायराइड हार्मोन है, जो कि फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। यहाँ पर ग्रोथ को बढ़ाने के अलावा फिर आप देखिए इसका अगला काम क्या होगा, तो ये हमारे अंदर सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा। क्या करता है बेटा, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है और इसे मेंटेन करने के लिए इसका प्रभाव होता है कि सोडियम पंप जो है इसकी सक्रियता को बढ़ाता है। कोरिलेट करें, देखिए ये हमारा पीपीटी, ये हमारा पीपीटी है, अंदर फिल्ट्रेट भरा हुआ। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि हमेशा काम करता है, वो यहाँ पीपीटी में काम करता है। इसमें क्या किया, सोडियम पंप की सक्रियता बढ़ाई, सोडियम बाहर आएगा। अगर ये सोडियम बाहर आएगा तो मतलब बाहर सोडियम बढ़ा, बाहर अगर सोडियम बढ़ा तो बाहर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, बाहर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से पानी कहाँ जाएगा, बाहर। तो इसने सॉल्ट और वाटर बैलेंस को बनाया। सॉल्ट वाटर बैलेंस को बनाया कैसे, क्योंकि सोडियम पंप की सक्रियता को इसने क्या किया, बढ़ाया। फिर आप देखिए अगला, अगर इसने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया है तो शरीर की ऑक्सीजन मांग घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। जब अगर शरीर की ऑक्सीजन मांग बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी निर्माण की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसी निर्माण यानी कि इरिथ्रोपोइसिस को
ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है। तो इसने इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाया, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ कराई, सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ये कुछ महत्वपूर्ण काम हो जाते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के। आप बताएं, ये शरीर के तापमान को बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ाता है, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ा रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि कैलोरीजेनिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? कैलोरीजेनिक, क्योंकि ये शरीर के तापमान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अपन ने कहा कि शरीर का तापमान यहाँ पर बढ़ाएगा, तो ये इतने काम हुए थायरोक्सिन हार्मोन। एक बात देखो, इतनी चीजें हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। अब इन्हें कोरिलेट करने के बाद फिर अगली चीज देखिए। अगली बात आती है कि थायरोक्सिन हार्मोन के कार्यों को अगर हम देखें, तो अब यहाँ बात आती है कि अगर हार्मोन का लेवल कम ज्यादा हुआ तो कुछ डिसऑर्डर भी होने चाहिए। कौन से डिसऑर्डर होते हैं उस पर जरा ध्यान देंगे, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं इसके डिसऑर्डर के बारे में। देखिए, पहली सिचुएशन आती है जबकि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो। पहली कंडीशन में क्या जाएगा बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म आ गया, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव घटा है या बढ़ा है? कम हुआ ना। हाइपो मतलब क्या होता है, कम। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव क्या हो गया है, कम। जब ये स्राव कम होता है तो पहली जो डिजीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये है क्रेटिनिस। पहली डिजीज कौन सी है, क्रेटिनिस। ठीक, तो ये जो क्रेटिनिस है इसके बारे में बात करें। अब जो क्रेटिनिस है इसमें आपको सबसे पहले कब लेवल कम होगा, तो हमने कहा कि अगर एम्ब्रियो या न्यूबॉर्न इनके अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्तर घट जाए, इनके अंदर किसका स्तर घट जाए, थायरोक्सिन, मतलब क्रेटिनिस डिजीज इसमें भ्रूण या नवजात में होती है या फिर वयस्क। तो भ्रूण या नवजात में थायरोक्सिन के कम होने की वजह से डिजीज कौन सी होगी, क्रेटिनिस। अब ये जो क्रेटिनिस है, क्योंकि थायरोक्सिन रेगुलेट कर रहा था फिजिकल ग्रोथ को, तो फिजिकल ग्रोथ को रेगुलेट करने की वजह से क्या आपको यहाँ पे ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगी या नहीं? सारे लोग सहमत? क्योंकि ये रेगुलेट करता है मेंटल ग्रोथ को, तो इसलिए बुद्धि का विकास कम होगा कि नहीं? बुद्धि का विकास कम हुआ तो अपन ने क्या कहा कि मंद बुद्धि होगा, यानी कि आईक्यू क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या हुआ, कम हो गया। तो अपन ने कहा कि जो क्रेटिन बच्चा होगा, उस क्रेटिन बच्चे को आप उससे क्या करो, 100 का नोट ले लो और आप उसे 10 रुपए का नोट दे दो, तो वो हिसाब ये लगाएगा कि साहब क्या किया तुमने, उससे एक नोट दिया, एक नोट तुमने दे दिया, कहानी बराबर, जबकि तुमने अपना 90 रुपए का फायदा कर दिया। तो एकदम सीधे साधे भोले भाले बालक को क्या कहते हैं, क्रेटिन कहा जाता है। ठीक, तो क्रेटिनिज्म में क्या है, आईक्यू कम है। साथ में यहाँ जो बच्चा है इसके अंदर बेटा आपको देखने को मिलेगा डेफ म्यूटेशन। क्या देखने को मिलेगा, डेफ म्यूटेशन। यानी कि डेफ म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, डेफ मतलब होता है जब अगर नहीं सुन पाता है, यानी कि बहरा, और म्यूटेशन का मतलब हुआ जबकि अगर नहीं बोल पाता हो, यानी कि क्या है, गूंगा। तो अपन ने कहा कि यहाँ पर ध्यान दें, सुनना और बोलना दोनों ही तंत्रिका तंत्र के काम थे, और तंत्रिका तंत्र का विकास ठीक से नहीं हो रहा है। जब अगर विकास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेफ म्यूटेशन हो जाएगी। तो हमने कहा कि ड्वार्फिज्म हुआ, क्या हुआ, फिजिकल ग्रोथ प्रभावित हुई। फिर हमने कहा कि मेंटल ग्रोथ प्रभावित हुई, इसकी वजह से आईक्यू कम हुआ और डेफ म्यूटेशन हुई। आपने कहा सेक्सुअल ग्रोथ यहाँ पर बढ़ाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो गोनैड्स हैं, इन गोनैड्स का जो डेवलपमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, कम। तो गोनैड्स का डेवलपमेंट भी यहाँ पर क्या होगा, कम। यानी कि अगर आपसे कहा जाए क्या यहाँ पर जो प्रभावित जो भी पर्सन होगा, उस पर्सन में क्या रिप्रोडक्शन नॉर्मल होगा, नहीं, उसके अंदर ना रिप्रोडक्शन नॉर्मल है, ना मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट नॉर्मल रहा, और फिजिकल ग्रोथ तो कम हो ही गई। ये सारे कैरेक्टर आपको कहाँ दिखाई देंगे, क्रेटिनिस में। ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके अंदर लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता था, तो जब अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा कम, तो लिपिड स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगेगा। अगर लिपिड स्किन के नीचे डिपॉजिट हुआ तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एबनॉर्मल स्किन।
क्या देखने को मिलेगा? एबनॉर्मल स्किन आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ जो त्वचा है ये कैसी हो जाएगी? असामान्य, यानी कि फूली हुई त्वचा आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि त्वचा के नीचे फैट का डिपोजिशन क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो ये सारी कैरेक्टर्स आपको कहाँ दिखाई देते हैं? क्रेटिनिस में। बोलो इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अब देखिए क्रेटिनिस के बाद अगली कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं घेंघा, यानी कि क्वाइटर। तो अगली कंडीशन कौन सी आई? क्वाइटर। क्वाइटर को हिंदी में क्या बोलते हो? घेंघा। क्वाइटर कब होता है? जबकि अगर भोजन में आयोडीन की क्या हो जाए? कमी। तो अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो तो इस कंडीशन में डिजीज कौन सी हो जाती है? इसीलिए नमक के अंदर आयोडीन डालते हैं। ठीक, तो अपन कहते हैं नमक में जो आयोडीन होता है वो इसीलिए डाला जाता है कि आपके पास आयोडीन की सप्लाई नॉर्मल बनी रहे। तो हमने कहा भोजन में आयोडीन की कमी होने पर ये रोग सामान्यतः देखा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ पे पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। इसलिए होता है क्योंकि वहां जब बारिश होती है और बारिश के बाद ऊपर की जो मिट्टी है वो धुल करके जब नीचे की तरफ जाती है तो उसके साथ साथ में क्या होता है? आयोडीन भी बह जाती है। आयोडीन के बह जाने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में कई लोगों के अंदर ये रोग देखा जाता है। जब अगर किसी एक क्षेत्र विशेष में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कई लोगों के अंदर अगर ये घेंघा रिपोर्ट किया जा रहा हो तो वहां पर हम बोलते हैं क्वाइटर को कि ये एंडेमिक डिजीज है। कैसी है? एंडेमिक डिजीज होती है। एक होती है एंडेमिक जो कि किसी एक क्षेत्र विशेष में हो, एक होती है पेंडेमिक जो कि बहुत बड़े एरिया में हो, जैसे कि कोरोना पेंडेमिक डिजीज थी, ठीक, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में थी। वहीं पर अगर मान लो जो कोरोना है वो केवल किसी एक जिले तक सीमित होता तो हम क्या कहते हैं? उसे एंडेमिक कहते हैं कि यहाँ की एंडेमिक डिजीज। तो यहीं पर हमने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर डिजीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंडेमिक क्वाइटर कहेंगे। जब अगर यहाँ भोजन में आयोडीन की कमी है तो आयोडीन की कमी होने पर थायराइड हार्मोन का स्राव क्या हो जाएगा? कम। अब देखिए जो थायराइड फॉलिकल थी, थायराइड फॉलिकल में स्टोर किया जाता है थायरोग्लोबुलिन। थायराइड फॉलिकल में क्या स्टोर किया जाता है? थायरोग्लोबुलिन स्टोर किया जाता है। थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन जोड़ते हैं और आयोडीन जोड़ने पर ये कन्वर्ट होता है T3 और T4 में और बाहर चला जाता है। मतलब क्या हुआ? ये हुआ आपने कहा कि ये हो गई बेटा थायराइड फॉलिकल। ठीक, थायराइड फॉलिकल में तुमने कहा कि यहाँ है थायरोग्लोबुलिन। ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये यहाँ पर पाया जा रहा है। तो यहाँ अंदर भरा हुआ क्या है? थायरोग्लोबुलिन। अब इस थायरोग्लोबुलिन के पास जैसे जैसे आयोडीन जुड़ती जाएगी तो आयोडीन जुड़ने पर क्या बनेगा? इससे T3 और T4। ये जो T3 और T4 है ये निकल के आ जाते हैं बाहर। अब आयोडीन है नहीं, T3 T4 बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा? थायरोग्लोबुलिन बढ़ती जाएगी। जब अगर थायरोग्लोबुलिन बढ़ा तो थायराइड फुटिका का साइज बढ़ा। अगर फुटिका का साइज बढ़ा तो थायराइड ग्रंथि का आकार भी बढ़ जाएगा। तो हम इसमें कहते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है, ये बताओ बड़ी होगी या छोटी? तो अपन ने कहा कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। किसके अंदर एनलार्जमेंट हो रहा है? क्वाइटर में। तो हमने कहा पहला क्रेटिनिस हुई, दूसरी डिजीज का नाम क्या है? क्वाइटर। यहाँ थायराइड ग्लैंड तो बड़ी हो गई पर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल क्या हुआ? कम। अगर हार्मोन का लेवल कम है तो लेवल कम होने की वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट कम, बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक रेट और बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है? कम। किसके अंदर हुआ? क्वाइटर। पहला क्रेटिनिस, दूसरा हुआ क्वाइटर। फटाफट लिखो फिर बात करते हैं अगली डिजीज यानी कि मिक्स्ड के बारे में। हाँ, T3 T4 दोनों कम होते हैं। दोनों के काम समान है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल T4 कम हो T3 कम हो। क्रेटिनिज्म का एक कारण हो सकता है आयोडीन की कमी। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि अगर मान लो किसी भी वजह से अगर थायरोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाए तो ये डिजीज हो सकती है। हाँ,
अगर जो है मान लो जो माता है, गर्भवती माता है, माता के भोजन में अगर आयोडीन की कमी है तो क्या होगा, शिशु को भी आयोडीन वहीं से मिलनी, तो भ्रूण को आयोडीन नहीं मिलेगी, न मिलने की तो डिजीज हो जाएगी। जब भी अगर ये डिजीज होती भी है तो उसके केस में क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद अगर हम उसे बाहर से आयोडीन सप्लाई करें तो बहुत हद तक इस कंडीशन को ठीक कर देते हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक चीज नहीं दी है, जो थायराइड हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं बेटा, टैडपोल। टैडपोल जब मेढक में कन्वर्ट होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण के द्वारा टैडपोल क्योंकि शाकाहारी था वो मांसाहारी मेढक में परिवर्तित होता है। कायांतरण को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। अगर एक टैडपोल को रखा जाए आयोडीन विहीन पानी के अंदर तो उसके अंदर थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा। जब निर्माण नहीं होगा तो क्या टैडपोल से मेढक बनेगा, नहीं, बस टैडपोल का आकार बढ़ता जाएगा। वहीं पर मान ले एक टैडपोल को अगर हम बाहर से थायरोक्सिन दें तो बाहर से थायरोक्सिन देने पर क्या होगा कि टैडपोल के अंदर कायांतरण अपेक्षाकृत क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि एम्फीबियंस में ये कायांतरण को रेगुलेट करता है। जहां तक ग्रोथ कैसी हो रही होती है, इनडायरेक्ट। ये दोनों लिखे, कितने बच्चों का बच्चा, दोनों हो सकती है। अगर जन्म के पश्चात भी न्यूबॉर्न बेबी में अपन ने कहा अगर थायरोक्सिन कम हो तो भी क्रेटिनिन हो जाएगी। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि मेंटल डेवलपमेंट जो है ये लगभग लगभग कितने लगभग 4 से 6 साल तक ही इसमें हो रहा होगा। तो अगर तब तक भी अगर आयोडीन की कमी हुई तो आयोडीन की कमी होती फिर बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर एम्ब्रियो में है भी तो हम आफ्टर बर्थ अगर हम बच्चे को आयोडीन थेरेपी दें यानी कि आयोडीन के रखें, आयोडीन हम उसे दें बाहर से तो डेवलपमेंट नॉर्मल हो जाता है। क्लास के बाहर बात कर लो। चलो कितना लिखा, आगे बढ़े, ध्यान दे। देखिए अब इसकी बात बेटा अगली डिजीज आती है जिसको बोलते हैं मिक्स एडिमा। तो हमारे पास अब अगली डिजीज कौन सी होगी, मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा का एक और नाम होता है, इसको गर्ल्स डिजीज भी कहा जाता है। यहीं से एक बात याद रखना, क्या कहा इसे, गर्ल्स डिजीज। तो वैसे कायदे से अगर आप पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या होता है, गुल्स डिजीज कहा जाएगा इसे। पर गर्ल्स डिजीज से आप याद रख सकते हैं कि ये फीमेल्स के अंदर कॉमन होती है। तो कॉमन इन फीमेल, कॉमन किसके अंदर है, फीमेल्स के अंदर कॉमन होती है। तो फीमेल्स में कॉमन होने की वजह से या इसको अपन ने कोरिलेट कर दिया गर्ल्स डिजीज कहेंगे। ध्यान दें ये कब होती है, जबकि अगर टीएसएच का स्राव क्या हो जाए, कम। तो टीएसएच का स्राव अगर कम हुआ तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो हमने कहा कि साहब जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल भी क्या हो जाएगा, कम। जब अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा तो यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं एडल्ट स्टेज के बारे में। इसमें एडल्ट स्टेज में तब तक मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, सेक्सुअल या गोनेडल डेवलपमेंट हो चुका है। और ध्यान रखना डी ग्रोथ नहीं होती। एक बार जिसका डेवलपमेंट या ग्रोथ हो गया वो हो गया, डी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, डी ग्रोथ नहीं होती। जब अगर डी ग्रोथ नहीं होती तो इसका मतलब है कि यहाँ मेंटल या सेक्सुअल डेवलपमेंट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चीजें नॉर्मली डेवलप हो जाएगी। पर गोनेड के फंक्शन पे प्रभाव पड़ता है और थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से यहाँ क्या होगा कि फीमेल के अंदर जो मासिक चक्र है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या हो जाएगा, अनियमित। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर क्या हो गया, अनियमित हो जाता है। यूजुअली क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाता है। डिले होने का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो आइडियल ड्यूरेशन यानी कि 28 दिन होता है उसके कंपैरिजन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नंबर ऑफ डेज क्या होगा, बढ़ जाते हैं। तो अपन ने कहा कि मासिक चक्र यहाँ पर क्या होने वाला है, अनियमित। साथ में देखिए क्योंकि थायरोक्सिन की कमी है तो इसके कमी होने की वजह से बताओ बॉडी टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, तो बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, कम।
अगला देखिए ओबेसिटी यानी कि मोटापा घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ जाता है, तो हमने कहा कि मोटापा यहाँ बढ़ेगा और बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कम हो जाएगा, तो फैट डिपोजिशन यहाँ बढ़ा। अब दूसरी कंडीशन आती है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगली कंडीशन कौन सी है बेटा? हाइपरथायरॉयडिज्म। तो बताओ हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन हार्मोन का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। जब यहाँ बढ़ रहा है तो इसमें केवल एक डिजीज होगी जिसको अपन नाम देते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर। नाम क्या दिया? एक्स ऑप्थेल्मिक। तो डिजीज को नाम देते हैं बेटा एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज कहा जाता है। एक और नाम बेस्डाउ डिजीज भी नाम दिया जाता है इसको, पर वो नाम उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। ये दो नाम कंपेरेटिवली ज्यादा प्रचलित है। ग्रेव्स डिजीज होने के दो कारण। पहला कारण हो सकता है कि कुछ नोड्यूल या कैंसर का डेवलपमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड में। तो पहला क्या हुआ? नोड्यूल किया, कैंसर का डेवलपमेंट किसके अंदर हुआ? थायराइड ग्लैंड के। देखिए नोड्यूल्स का डेवलपमेंट यानी कि यहाँ सेल डिवीजन की रेट है ज्यादा। अगर सेल डिवीजन ज्यादा है यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड का स्ट्रोमा बढ़ेगा तो अब थायराइड ग्लैंड का साइज घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? मतलब देखो जब अगर थायरोक्सिन का हार्मोन या हार्मोन का स्राव कम हुआ था क्वाइटर में तभी ग्लैंड का साइज बढ़ा। जब अगर हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ने वाला है तभी ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है। तो पहला तो इसका कारण हो सकता है कि नोड्यूल या कैंसर डेवलप हो गए हो थायराइड ग्लैंड में। दूसरा ये हो सकता है कि ये स्वप्रतिरक्षा विकार हो। कैसा हो सकता है? स्वप्रतिरक्षा विकार। और इस स्वप्रतिरक्षा विकार के अंदर कुछ यहाँ पर टीएसएच के समान असामान्य प्रतिरक्षी का निर्माण। टीएसएच के समान असामान्य प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाए तो क्या हुआ कि कुछ एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनी। और ये जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी है इनकी स्ट्रक्चर बेटा किसके सिमिलर है? टीएसएच के। ध्यान दें, अब अगर ये टीएसएच के सिमिलर है तो इसका मतलब हुआ कि ये जाकर के थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कोरिलेट करेंगे आप। अब देखिए हमने कहा कि जो एंटीबॉडी बनने वाली है इन एंटीबॉडी की संरचना किसके सिमिलर है? टीएसएच। अगर ये टीएसएच के सिमिलर है तो अब क्या होगा कि वैसे टीएसएच तो आपका किसमें आता था? फीडबैक कंट्रोल के अंदर आता है। पर जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी बन रही है वो एंटीबॉडी यहाँ फीडबैक कंट्रोल में नहीं आएगी। ना आने की वजह से वो थायराइड ग्लैंड पर काम करेगी और थायराइड ग्लैंड का विकास कराएगी। यानी कि दोनों ही मामलों में या दोनों में से किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो क्या होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है इस थायराइड ग्लैंड का क्या होगा कि इसके अंदर वृद्धि होने लगेगी। दोनों कंडीशन में थायराइड ग्लैंड में क्या हुआ? वृद्धि हुई। और थायराइड में वृद्धि होने की वजह से यहाँ क्या होगा कि T3 और T4 का जो स्राव है ये T3 और T4 का स्राव क्या होगा? बढ़ेगा। तो T3 और T4 का स्राव यहाँ पर बढ़ जाता है। जब अगर T3 और T4 का स्राव बढ़ेगा तो स्राव के बढ़ने की वजह से पहला जो आपको प्रभाव दिखेगा वो आपको यहाँ पर प्रभाव दिखाई देगा कि जो पीएमआर है ये बेटा घटेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। अगर बीएमआर बढ़ी है तो बॉडी टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। पर्सन का वेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। यानी कि पर्सन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? वेट लॉस। तो वेट लॉस भी हमने क्या कहा कि बढ़ जाता है। फिर अगला देखिए यहाँ पर आपने कहा कि ग्लैंड का साइज बढ़ गया यानी कि ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आपको दिखाई देगी। साथ में नेत्रकूटर में यानी कि आई ऑर्बिट में आईज के पीछे म्यूकस का डिपोजिशन होता है।
और इस म्यूकस डिपोजिशन की वजह से आंखें कहाँ जाएगी? बाहर, बाहर की तरफ आती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर कहा जाता है। एक्स मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक यानी कि आई, तो आंखें कहाँ गई? बाहर की ओर। तो हमने इसमें कहा कि यहाँ जो पर्सन के नेत्र है, ये नेत्र कहाँ जाएंगे? बाहर की ओर। तो नेत्र यहाँ पर बेटा बाहर की ओर आ जाते हैं। तो नेत्रों के बाहर की ओर आने की जो कंडीशन है, उसको अपन ने कहा एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। बोलो, इतनी बात समझ में आई? किसी बच्चे को कहीं डाउट? इसमें इसमें क्या होगा? मेटाबॉलिज्म कम होगी। मेटाबॉलिज्म कम होने का मतलब है कि आपकी बॉडी एनर्जी कम खर्च कर रही है। अब अगर आप खाना उतना ही खाते रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में अब जो एनर्जी यानी कि कैलोरीज है वो इकट्ठा होना शुरू। जब इकट्ठा होना शुरू होगी तो फैट के फॉर्म में इकट्ठा होगी, एडिपोज टिश्यू, तो मोटापा बढ़ेगा कि नहीं? तो उसमें ये देखो किसके बारे में बात की गई। अगर क्वेश्चन वयस्क के बारे में कहता है, वयस्कों में गैली है। अगर शिशु के बारे में कहा है, जाएंगे तो बता देखिए कौन सी अवस्था की बात की जाए। आगे बढ़े, देखिए। चलिए देखो, अब आगे अपने को बेटा बात करनी है अग्नि ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है पैराथायरॉइड। तो अगली ग्लैंड अपने लिए हो जाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। बताओ जरा, पैराथायरॉइड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है बेटा? 4। यानी कि अपन ने क्या कहा कि संख्या कितनी है? 2 जोड़ी है। ठीक। कहाँ पाई जाती है? तो ये थायराइड है, इसके पीछे की तरफ पाई जाती है। तो अपन ने कहा कि 2 जोड़ी है। और कहाँ है ये? तो अपन ने कहा बेटा कि थायराइड के पीछे की। तो थायराइड के पीछे की ओर पाई जाती है। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर और पाया जा रहा है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड के पीछे की ओर पाई जाती है। संख्या में कितनी होती है? 4। पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, जिसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। नाम क्या है बेटा? पैराथायराइड हार्मोन इसका नाम है। पैराथायराइड हार्मोन, जिसको पीटीएच कहा जाता है, इसको हम शॉर्ट में एक नाम पैराथ हार्मोन भी दे देते हैं। क्या नाम दिया? पैराथ हार्मोन। सबसे पहले इसे एकदम शुद्ध अवस्था में सेपरेट या आइसोलेट किया था कोलिप में, तो इसीलिए इसका एक नाम कोलिप हार्मोन भी होता है। तो एक और नाम क्या हो गया? कोलिप हार्मोन। तो हमने कहा कि कोलिप हार्मोन या पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन यहाँ से आता है। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन यहाँ से आ रहा है, इसका काम क्या होता है? तो ये बेटा क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। तो आपने कहा कि इसका काम है कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। सबसे पहली बात कि यहाँ जो कोलिप हार्मोन है, इसका जो स्राव है, ये स्राव ब्लड कैल्शियम स्तर द्वारा नियमित होगा। तो स्राव को रेगुलेट कौन करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करेगा। इसका मतलब है कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा, तो पैराथ हार्मोन का सेक्रीशन बढ़ जाएगा और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जैसे ही बढ़ा, पैराथ हार्मोन का सेक्रीशन रुक जाएगा। अब क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल फिर से कम होने लगेगा। तो इसके लेवल को रेगुलेट कौन करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पर जो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाया जा रहा है, उसके तरीके आप देखें। पहला, ये क्या करता है कि अस्थि से कैल्शियम का रिमूवल क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक। हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है, इसका 99% कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर, 1% कैल्शियम पाया जाता है हमारे ब्लड में। उस 1% में भी 0.9% प्रोटीन बाउंडेड होता है
और केवल 0.1% कैल्शियम हमारे अंदर फ्री फॉर्म में होता है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है। तो अब अगर कैल्शियम बढ़ाना है तो 99% कैल्शियम कहाँ है? बोन के पास है। तो बोन को क्या बोलो? कैल्शियम लाओ बाहर। ठीक, तो इसने क्या किया? बोन से कैल्शियम क्या किया? बाहर निकाला। बोन से जो कैल्शियम बाहर आएगा वो किसे मिलेगा? ब्लड को। तो ब्लड में कैल्शियम स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहीं पर इसका काम होगा कि ये आहार नाल में कैल्शियम अवशोषण को बताओ बढ़ाएगा या घटाएगा? तो आहार नाल द्वारा कैल्शियम का जो अवशोषण है, ये कैल्शियम अवशोषण को क्या करेगा बेटा? बढ़ा देगा। तो हमने कहा कि आहार नाल के द्वारा कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाया, यानी कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को प्रमोट करने वाला या बढ़ाने वाला हार्मोन आपके पास कौन हो जाता है? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का अगला काम होता है कि ये किडनी द्वारा, किडनी मतलब कि हम बात कर रहे हैं यहाँ बेटा डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो ये जो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है, इस किडनी द्वारा कैल्शियम का पुनः अवशोषण ये क्या करेगा? बढ़ा देता है। तो किडनी के द्वारा कैल्शियम के पुनः अवशोषण को इसने क्या किया? बढ़ाया। जब अगर किडनी द्वारा कैल्शियम का पुनः अवशोषण बढ़ा तो अब आप कोरिलेट करें। देखिए, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है, आप बोन से कैल्शियम लेकर के आए, आपके भोजन में मान लो आपने अगर दूध पिया तो उसके अंदर कैल्शियम था, वहां से कैल्शियम एब्सॉर्ब किया। अब जो कैल्शियम ज्यादा हुआ ये बाहर जा सकता है आपकी किडनी के थ्रू, किडनी यूरिन के थ्रू इसे रिमूव कर सकती है। तो वहां से भी हमने क्या किया? कैल्शियम का अवशोषण करा दिया। इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का स्तर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो पैराथ हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम स्तर को क्या करेगा? बढ़ा देता है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना ये काम किसका होता है? पैराथ हार्मोन का काम है। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई है? यही आप देखिए, अब बात आती है कि ये जो पैराथ हार्मोन है इसकी वजह से डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे? तो डिसऑर्डर्स को एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिसऑर्डर्स के बारे में, तो आप देखिए डिसऑर्डर में दो संभावनाएं हैं। पहला क्या हो सकता है? तो अपन कह सकते हैं कि डिसऑर्डर में पहली संभावना बनती है कि अगर पर्सन के अंदर क्या हो जाए बेटा? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाए। पहली संभावना क्या है? पर्सन में क्या हो जाए? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाए। और दूसरी कंडीशन है जबकि अगर स्राव ज्यादा होने लगे, यानी कि क्या हो जाए? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो बच्चों कंडीशन कितनी हो सकती है? तो पहला क्या हुआ? हाइपो, दूसरा हाइपर। हाइपो मतलब कम, हाइपर ज्यादा। तो पैराथायरॉयड का सेक्रीशन कम और ज्यादा। जब अगर पैराथायरॉयड का सेक्रीशन कम होगा तो ब्लड में बताओ कैल्शियम लेवल घटेगा या बढ़ेगा? क्या हमने इससे पहले कोई डिजीज पढ़ी है जहां ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ हो? कौन सी डिजीज थी? टिटेनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मस्कुलर टिटेनी। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा मस्कुलर टिटेनी। तो पर्सन के अंदर मस्कुलर टिटेनी हो जाएगी और मस्कुलर टिटेनी की वजह से जो मसल्स है वो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो हमने कहा कि कंकाली पेशियों में दीर्घकालीन संकुचन हमें यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ मस्कुलर टिटेनी में क्या हुआ कि कंकाली पेशी में दीर्घकालीन संकुचन होगा। तो जो कंकाली पेशियां हैं उनके अंदर दीर्घकालीन संकुचन होता है। तो दीर्घकालीन संकुचन किसके अंदर हो रहा है? कंकाली पेशी के अंदर। तो अपन ने कहा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, इसमें ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हुआ? कम हुआ। और ब्लड कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से डिजीज कौन सी हो गई? मस्कुलर टिटेनी। अब जरा कोरिलेट करना एक बार की होती क्यों है, कि जब आप नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ चुके हैं, देखो ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम हुआ यानी कि ईसीएफ में कैल्शियम लेवल कम हुआ, सारे लोग एग्री? अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ तो बताओ आरएमपी घटेगा या बढ़ जाएगा? आरएमपी क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? ध्यान से सुनना। ये सार्कोलेमा, सार्कोलेमा पे चार्ज कितना था? -70।
बाहर कैल्शियम क्या हो रहा है, कम। अगर कैल्शियम कम हुआ तो -70 से -80 की तरफ जाएगा कि -60? -60 की तरफ, -60 की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है आरएमपी क्या हुआ, घटा। तो हमने यहां पर कहा कि आरएमपी क्या हो गया, घट गया। अगर ये आरएमपी घटा तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लाना अब आसान काम है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना था, -55 से -60। तो अब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आ गए, बीजीसी ओपन होगा और सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। यही वजह है कि मसल प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। तो क्यों गए, तो हमने कहा कि ब्लड में कैल्शियम घटा, आरएमपी घटा। आरएमपी के कम होने की वजह से सार्कोलेमा का डीपोल आसान हो गया, और सार्कोलेमा का डीपोल आसान होने की वजह से अब मसल चली गई प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में। तो इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहा जाता है। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है? ठीक। अब देखिए अगला डिजीज आती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक, हाइपर मतलब ज्यादा। अब जब अगर ज्यादा होगा तो इसके इसमें क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बताओ घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो आपने क्या कहा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा। पर ब्लड में कैल्शियम बढ़ता कहां से था, तो वो कैल्शियम तो आता था बोन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोन का जो कैल्शियम है ये तो क्या हो गया, कम। जब अगर बोन में कैल्शियम कम हुआ तो क्या यहाँ अस्थि शिथिलता आ गई, तो डिजीज कौन सी हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि बोन में कैल्शियम कम हुआ और अब बोन के फ्रैक्चर होने या टूटने की संभावनाएं बढ़ गई। तो इस कंडीशन को आपने क्या कहा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहा। क्या इतनी बात समझ में आई? फटाफट इसको लिखो फिर बढ़ते आगे। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। वहां पे अपन ने बात की जैसे सीरियल कर रहा था उसको एस्ट्रोजन कंप्लीट। क्या क्या कर रहे हो बेटा, बालक किसी और काम करते रिप्लाई करती है। आगे बढ़े, ध्यान देखिए तो, देखिए अगली ग्लैंड बेटा, थायराइड से पहले देखना पीनियल होती है। तो अपन ले लेते हैं जरा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, वो आप याद रखेंगे कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारे अग्र मस्तिष्क के कौन से साइड पर, डॉर्सल। तो अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में। तो किधर पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में ये पाई जाती है। तो अग्र मस्तिष्क के डॉर्सल साइड में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल। तो पीटीएस क्या कर रहा था, ब्लड कैल्शियम बढ़ा रहा था। थायरोकेल्सिटोनिन ने क्या किया था, ब्लड कैल्शियम घटाया। तो विपरीत काम हुआ ना, थायरोकेल्सिटोनिन घटाता है और पीटीएच क्या करता है, बढ़ाता है। दोनों में से चलती पीटीएच की। जब तक पीटीएच है तब तक कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना पीटीएच का ही काम है। ठीक, संतुलन कब होगा, जब एक कम करे दूसरा ज्यादा करे। ठीक, यानी कि आपके जीवन में संतुलन कब होता है, जब आपकी माता जी आपको मारे, ठीक, और पिताजी आपको जो शांत रखे, कोई बात नहीं बेटा ऐसा तो मत कर दीजिए, ठीक, तभी तो संतुलन है। तो ऐसे ही पीटीएस ने क्या किया, कैल्शियम बढ़ाया, थायरोकेल्सिटोनिन ने घटाया, तो बैलेंस बन गया। हाँ, तो एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक, अब ध्यान दो, अपन ने कहा कि जो पीनियल है उसके बारे में क्या कहा कि कहाँ पाई जा रही है, अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि जो पीनियल ग्लैंड है वो मौजूद होती है डायंसिफिलॉन के ऊपर वाले पार्ट यानी कि एपिथैलेमस के पृष्ठ भाग में। कहाँ पाई जाती है, एपिथैलेमस के पृष्ठ भाग में। मतलब कि अगर कोई स्टेटमेंट आपसे कहता है कि डायंसिफिलॉन के पृष्ठ भाग में है, डॉर्सल साइड पर है, तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट तुमसे कहता है कि एपिथैलेमस के डॉर्सल साइड पर है, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट कहता है कि फोर वेन के डॉर्सल साइड पे है,
तो आप मान लो ये एनसीईआरटी की लाइन है, अब तो एकदम सही। ठीक, तो ये कहाँ पाई जा रही है? अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। जो पीनियल ग्रंथि है, पहले हम बेटा इसे मानते थे अवशेषीय अंग। पहले क्या माना जाता? अवशेषीय अंग मानते थे, और हम मानते थे कि ये जो थर्ड आई का वेस्टेज है। अब हमें पता चला कि तब पीनियल ग्लैंड भी अपना काम करती है। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। हार्मोन का नाम क्या है? मेलेटोनिन। ठीक, अब थोड़ा कम ध्यान देने वाले बालकों के ध्यान रखेंगे, मेलेनिन नाम वर्णक का होता है, जबकि मेलेटोनिन नाम किसका है? हार्मोन का। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आया था? पिट्यूटरी। मेलेनिन क्या है? वर्णक है, और मेलेटोनिन हार्मोन है जो कहां से आता है? पीनियल से। तो पीनियल से जो हार्मोन आया इसका नाम क्या है? मेलेटोनिन। अब ये मेलेटोनिन हमारे अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या क्या काम करता है? तो मेलेटोनिन के बारे में हम सबसे पहली चीज याद रखते हैं कि ये 24 घंटे का जो चक्र है, 24 घंटे वाला जो चक्र है, 24 घंटे के चक्र का मतलब है कि हम यहाँ बात करें सोने और जगने के चक्र का, तो सोने और जागने का चक्र। तो सोने और जागने का जो चक्र है, इस चक्र को रेगुलेट करने वाला आपके पास कौन है? मेलेटोनिन। अब ये जो मेलेटोनिन है, सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला, तो ये मेलेटोनिन कैसे और क्या काम करता है? तो ध्यान देंगे। हम अगर देखते हैं तो अंधेरे में मेलेटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। जब अंधेरा होगा बाहर, तो मेलेटोनिन का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। वहीं पर जब अगर बाहर होता है प्रकाश, तो मेलेटोनिन का स्तर क्या हो जाएगा? कम। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बाहर प्रकाश होने पर मेलेटोनिन घटता है, जबकि अंधेरा होने पर बढ़ जाता है। मतलब कि मेलेटोनिन कब ज्यादा होगा? दोपहर में या मध्य रात्रि में? मध्य रात्रि के समय मेलेटोनिन का स्तर ज्यादा, दोपहर में मेलेटोनिन कम। तो मतलब कि मेलेटोनिन हार्मोन आपको सुलाता है या जगा के रखता है? सुलाता है। मेलेटोनिन का स्तर जब बढ़ता है तो आपको संकेत मिलता है कि अब आपको सोना है, और जब मेलेटोनिन कम होने लगता है तो अब आपको संकेत मिलता है कि अब आपको जगना है। तो 24 आवर साइकिल, इसको रेगुलेट करने वाला कौन है? मेलेटोनिन। तुमको हमारे अंदर तो मेलेटोनिन हमेशा ही ज्यादा रहता है। ठीक, हमेशा जब को बस सो जाओ, तुरंत एकदम तैयार। 12 बजे सो, वाह। चलिए, क्योंकि बेटा जो हमारी आईज है ना, हमारी आईज से पीनियल ग्लैंड के लिए भी इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक, यानी कि आईज से कुछ न्यूरॉन है जो पीनियल ग्लैंड तक कनेक्टेड। तो जब अगर बाहर लाइट आती है तो पीनियल ग्लैंड का सेपरेशन होता है। जब बाहर लाइट आना बंद हो जाती है तो पीनियल ग्लैंड अपना काम करना पड़ जाता है। कुछ लोग क्लास को खाते खाते पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? पढ़ रहे हो कि खा रहे हो? हाँ, चलो अब ध्यान दो। देखिए, नॉर्मली आप ध्यान देखिए, ध्यान से सुना। हमने 24 आवर साइकिल के रेगुलेशन को लेकर के एक तो हाइपोथैलेमस का नाम पढ़ा है, दूसरा नाम पढ़ा है पीनियल। पीनियल ग्लैंड लगभग 7 साल की एज पर जाकर के डीजनरेट कर जाती है। जो स्ट्रक्चर बचती है इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो हमारे अंदर 24 आवर साइकिल के रेगुलेशन को लेकर के हमारे अंदर मेलेटोनिन का या पीनियल ग्लैंड का उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। हमारे अंदर ये काम मेनली होता है हाइपोथैलेमस का, क्योंकि हमारे अंदर रेगुलेट करता है। वही अगर आप बात करते हैं शिशुओं में, तो शिशु अवस्था में इसका रोल होता है। हाँ, मेलेटोनिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, छोटा मॉलिक्यूल है, इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, यानी कि उनके अंदर एक फिनोमिना कही जाती है जेट लैग। जेट लैग का मतलब क्या है कि हर जगह का समय एक जैसा तो नहीं। आपकी बॉडी एडजस्टेड है इंडिया के टाइम के हिसाब से,
आप मान लो अगर जो है स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इंडिया से अगर आप 6 घंटे आगे वाले किसी देश में चले जाते हैं तो वहां तो क्या होगा कि टाइम 6 घंटे आगे चल रहा होगा। तो जब वहां दिन हो रहा होगा तब आपको नींद आएगी, वहां रात होगी तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए हम मेलेटोनिन बाहर से एडमिनिस्टर करके हम पर्सन की 24 आवर साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये मेनली काम करता है बच्चों में। वयस्क के अंदर इसका कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। पर मुझे अगर इतनी बात याद है तो अब देखो मैं यहाँ से क्या क्या चीजें लेके आता हूँ। पहली बात, अगर ये बेटा सोते टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस चीज को कोरिलेट करूं मेटाबॉलिज्म से तो मेलेटोनिन का बढ़ना मेटाबॉलिज्म को घटाता है या बढ़ाता है? ध्यान देंगे, मेलेटोनिन का स्तर जब आप सो रहे हैं तब बढ़ जाता है। ये बात क्या बताती है कि मेलेटोनिन आपके अंदर मेटाबॉलिज्म घटा रहा है या बढ़ा रहा है? घटा रहा है ना। हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म कम होगी जब हम सो रहे हैं, सोते टाइम मेलेटोनिन का स्तर है ज्यादा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मेलेटोनिन है ये हमारे अंदर बेटा मेटाबॉलिज्म को घटाता है? कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना। अगला देखिए, अगर मेटाबॉलिज्म कम हुई है तो क्या इस चीज का इफेक्ट हमारे शरीर के तापमान पर होगा कि नहीं? होगा ना। अगर मेटाबॉलिज्म कम हुई तो यानी कि रेस्पिरेशन हुआ कम, और रेस्पिरेशन हुआ कम तो टेम्परेचर प्रोडक्शन भी कम। यानी कि हमने कहा कि बॉडी टेम्परेचर भी क्या होने वाला है? कम। तो बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अगला देखिए, आपसे ये कहा जाता है कि आप अगर अच्छे से भरपूर सोएंगे तो ढंग से सोने पर आपकी इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप होगी। तो इसका मतलब हुआ कि मेलेटोनिन कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी से भी रिलेटेड है। इम्यूनिटी को एनसीईआरटी लिखती है डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता। तो आपके अंदर जो डिफेंस कैपेबिलिटी है यानी कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी है इस इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? मेलेटोनिन। तो आपने क्या कहा कि डिफेंस कैपेबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाती। अब अगला देखिए, ऐसे बच्चे जो कि जन्म से अंधे हो, ऐसे बच्चे जो कि जन्म से अंधे हो, उन बच्चों के केस में मेलेटोनिन का स्तर कंपेटिवली ज्यादा रहेगा क्योंकि बाहर से लाइट तो जा नहीं रही। उन बच्चों के केस में देखा जाता है कि उनकी त्वचा का रंग अधिकतर गहरा होता है, यानी कि कंपेटिवली उनका स्किन टोन कैसा रहेगा? साफ। तो इसका मतलब हुआ कि मेलेटोनिन कहीं ना कहीं जो त्वचा का रंग है उसको रेगुलेट करने में भी रोल प्ले करता है। तो अगला अपन ने कहा कि मेलेटोनिन का काम कहाँ होता है? तो ये हमारे अंदर बेटा पिगमेंटेशन या स्किन कलर को रेगुलेट करेगा। तो क्या रेगुलेट कर रहा है? पिगमेंटेशन, या अपन कहें कि स्किन कलर इस पिगमेंटेशन या स्किन कलर को रेगुलेट करता है। यानी कि पिगमेंटेशन या स्किन कलर को क्या करता है? बढ़ा देता है, डार्क बनाता है। तो मेलेटोनिन क्या करेगा? इसे डार्क बना देगा। वहीं पर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बनाता है हल्का। तो एमएसएच और मेलेटोनिन एक दूसरे के समान हुए कि विपरीत? विपरीत हुए। अब ध्यान रखेंगे, ये जो मेलेटोनिन है ये मेलेटोनिन एफएसएच का एंटागोनिस्ट होता है। इसका एंटागोनिस्ट है एफएसएच। एंटागोनिस्ट का मतलब समान काम की विपरीत? विपरीत काम ना। अगर ये एफएसएच का एंटागोनिस्ट है तो क्या ये मासिक चक्र को प्रभावित कर सकता है? यस, तो हम कहेंगे कि मासिक चक्र को भी प्रभावित करेगा, यानी कि मासिक चक्र को भी घटा सकता है। तो मासिक चक्र को भी प्रभावित करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रभावित करता है। अब तक ध्यान दो, मैंने सिर्फ एक बात याद की थी और वो सिर्फ इतना याद किया था, बाकी सारी चीजें मैंने यहीं से लेकर के निकाली। मैंने उसके अलावा याद कुछ भी नहीं किया, मुझे सिर्फ इतना याद। इससे मैंने यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से इस पे आ गए, यहाँ से सोएंगे तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, पिगमेंटेशन पर आ गई, और हमने कहा कि एफएसएच का एंटागोनिस्टिक है, इसलिए ये क्या करेगा? मासिक चक्र को कम करेगा या मासिक चक्र को प्रभावित करेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? देखो फटाफट फिर आगे बढ़े।
सोने में नहीं, सोने जगने में आंखों का रोल नहीं है। नहीं, देखो जो पीनियल ग्लैंड है ये बेटा अपने अंदर लगभग एफएसएच का एंटागोनिस्ट है मेलेटोनिन, इसीलिए पीनियल ग्लैंड हमारे अंदर लगभग प्यूबर्टी के समय डीजनरेट हो जाती है। प्यूबर्टी से पहले लगभग 7-8 साल की एज पर पीनियल ग्लैंड डीजनरेट हो जाती है। जो इसके अवशेष बचते हैं उसको ब्रेन सेल कहा जाता है। तो मेलेटोनिन का फिर आगे चल करके कोई खास रोल नहीं रह जाता है। तो जो जन्म से अंधे बच्चे हैं उनके केस में तो रोल होगा, आगे चल के कोई खास काम। जो दिन में सोता है तो फिर ज्यादा कहा जाता है। ये क्या है देखो, क्योंकि हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस के रेगुलेट करने की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम बहुत हद तक अडाप्टिव। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसी आदत डाली, आप उसे कैसे जो है एडजस्ट करा रहे हैं। डाउट क्या बढ़ा दिया? आंखें खोल के, आंखें खोल के इसलिए नहीं सो सकते क्योंकि अगर आप आंखें खोल के सोएंगे तो लगातार जो है ज्यादा लाइट जाती रहेगी। ठीक, ज्यादा लाइट जाएगी तो वो हाइपोथैलेमस आपको सोने नहीं देगा। तो आपको पहले हाइपोथैलेमस के पास लाइट पहुंचना बंद करना है, तब आप सो सकते हैं। हाँ, विचित्र लोग होते हैं दुनिया में, बिल्कुल। क्या? 1 मिनट। मिलेनिन मेलेटोनिन के विपरीत कौन कार्य करता है? वो क्या, देखो मेलेटोनिन अब रेगुलेट नहीं कर रहा, एडल्ट के अंदर रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत हद तक अडाप्टिव। अब मान लो अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको रात में जगना है, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पहले दिन चाहो कि मैं जगता रहूं पूरी रात, संभव नहीं है। पर धीमे धीमे करके आप अपने आप को उस हिसाब से हैबिचुएट करते हैं ना, कि आप आदत डालते हैं। कितना लिखा? तो सबके दुख यही दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दें, पीनियल ग्लैंड के बाद अगला बेटा बात कर लेते हैं थाइमस के बारे में। पीनियल के बाद अगली ग्लैंड आ जाती है थाइमस। ध्यान दो, थाइमस के बारे में सबसे पहली बात एनसीईआरटी कहती है कि ये द्विपालित ग्रंथि है। लोब कितने पाए जाते हैं? 2। थाइमस के अंदर लोब बेटा कितने होंगे? 2। बोलो थाइमस में लोब कितने? 2। थायराइड के अंदर कितने लोब? 2 लोब पाए जा रहे थे। यहाँ पर थाइमस के बारे में अगली बात कही जाती है कि ये कहां पर पाई जाती है, तो कहा कि महाधमनी के अधर सतह पर, महाधमनी के अधर, और फिर इसमें कहा है कि स्टर्नम के पीछे, यानी कि उरोस्थि के पीछे। तो कहा कि ये उरोस्थि के पीछे, और साथ में क्या कहा गया है आपसे, ये महाधमनी के किधर है? अधर सतह की है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने बेटा पर्सन का बनाया हार्ट, और ध्यान दें मैं ये लेटरल साइड से डायग्राम देख रहा हूँ, ठीक, यानी कि ऐसे करके इधर से अपन डायग्राम देख रहे हैं। ये हार्ट बनाया, इससे निकला एओर्टा। यहाँ जो हार्ट की पोजीशन होगी, हार्ट की पोजीशन से आगे की तरफ होगा स्टर्नम। ये पोजीशन कितनी हो गई? स्टर्नम की। अब आपने कहा कि इस पोजीशन के बाद ये वाली साइड कौन सी है बेटा? वेंट्रल। ये साइड कौन सी है? डॉर्सल। फिर आपने कहा कि यहाँ पर ये जो ग्रंथि है पाई कहाँ जा रही है? तो यहाँ पर है। अब देखो, ये जो पोजीशन है ये एओर्टा के किस साइड पर है? वेंट्रल। पर अगर आप यहां से देखें भाई, बॉडी का सामने की साइड तो ये है ना, यहां से अगर देखते हो तो स्टर्नम के कहाँ है? पीछे। तो पहला आपने क्या कहा? महाधमनी के किधर? अधर सतह पर। और उरोस्थ्य के कहाँ है? पीछे। तो बताओ उरोस्थ्य के डॉर्सल साइड पर या वेंट्रल? डॉर्सल। हार्ट के किधर? वेंट्रल।
हार्ट के वेंट्रल साइड पर और स्टर्नम के किधर, डॉर्सल साइड पर ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है, थाइमस। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन आएगा या कई सारे, तो हार्मोन आते हैं यहाँ पर, अनेक हार्मोन आते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, यहाँ से बेटा कई सारे हार्मोन्स आते हैं। ये जो कई सारे हार्मोन्स आ रहे हैं, इन हार्मोन्स को कलेक्टिवली मिला करके आप नाम देते हो थाइमोसिन। क्या कहा जाता है, थाइमोसिन कहा जाता है। तो ध्यान रखें, ये जो कई सारे हार्मोन्स आ रहे हैं, इन हार्मोन्स को कलेक्टिवली मिला करके हम नाम क्या देते हैं, थाइमोसिन कहा जाता है। तो थाइमोसिन एक हार्मोन नहीं है, ये यहाँ पे आप कई सारे हार्मोन्स की बात कर रहे होते हैं। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन्स है, इनके कार्य आप देखें, तो थाइमोसिन का पहला काम होता है कि यहाँ जो थाइमोसिन है, ये बेटा थाइमस में बी सेल का परिपक्वन कराता है। ये थाइमस में बी सेल का क्या कराएगा, परिपक्वन। हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें दो कोशिकाओं का रोल होता है, एक टी सेल और दूसरा बी सेल। टी सेल जो है, ये आपको प्रोवाइड क्या करती है, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। क्या प्रोवाइड करेगी, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा प्रोवाइड करती है। तो ये जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा है, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये आपको किसने प्रोवाइड की, थाइमोसिन ने। थाइमोसिन का दूसरा काम होता है कि ये जो थाइमोसिन है, ये क्या करते हैं कि जो बी सेल है, इस बी सेल द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बी सेल के द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब ये बी सेल द्वारा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाएगा, तो यहाँ बी सेल से प्रतिरक्षी निर्माण बढ़ने पर क्या होगा कि जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा है, ये अपने अंदर बढ़ेगी। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा बढ़ जाती है। तो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा यहाँ पर क्या होता है, बढ़ती है। देखिए, ये सॉरी, यहाँ पे कोशिका नहीं दिखाएगा, प्रतिरक्षी माध्य प्रतिरक्षा, ये कौन सी होगी बेटा, प्रतिरक्षी माध्य प्रतिरक्षा। तो अपन ने कहा कि ये प्रतिरक्षी माध्य प्रतिरक्षा, या जिसको आप क्या कहते हैं, एएमआई कहते हैं, और इसको अपन नाम क्या देते हैं, सीएमआई नाम। तो ये इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करना काम किसका था, थाइमस ग्लैंड से आने वाले हार्मोन का, जिन्हें क्या कहा जाता है, थाइमोसिन। ध्यान देंगे, थाइमस ग्लैंड लगभग प्यूबर्टी के समय तक वृद्धि करती है, उसके बाद प्यूबर्टी के समय पर पहुंच करके छोटी रह जाती है, और फिर जो ओल्ड एज है, तब जाकर के ग्लैंड क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाती है। तो ग्लैंड डीजनरेट कब वो कर रही है, ओल्ड एज पर। तो अपन ने कहा कि एक ग्लैंड डीजनरेट कर जाती है, कब डीजनरेट करेगी, ओल्ड एज पर। तो ओल्ड एज पर ये ग्लैंड क्या हो रहा है बेटा, डीजनरेट हो जाएगी। जब ये ग्लैंड डीजनरेट हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी। यही वजह है कि ओल्ड एज पर इम्यूनिटी कंपेटिवली क्या हो जाती है, कम। और आपको रिलेट करें, बच्चों के जितने भी वैक्सीनेशन किए जाते हैं, ज्यादातर वैक्सीनेशन यंग एज पर ही किए जाते हैं, जब थाइमस ग्लैंड फुल्ली डेवलप होती है, पूरी तरीके से अपना काम कर रही है। तो ये होती कब रह जाती है, प्यूबर्टी के समय। पर आपसे कहा जाएगा कि डीजनरेट कब करती है, तो हमेशा आप क्या कहेंगे कि ओल्ड एज में जाकर के डीजनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कंपेटिवली क्या रह जाती है, कम। तो इस ग्लैंड का नाम क्या हुआ, थाइमस। क्या इतनी बात अपने को समझ आई, फटाफट इसे लिख के कंप्लीट करो, एड्रिनल की बात करते हैं। ये है, ये बात। बी का मतलब होता है बर्ता ऑफ फेब्रिशियस। बर्ता ऑफ फेब्रिशियस ये पक्षियों की आहार नाल में पाया जाने वाला एक भाग है, जो कि हमारी बोन मैरो के समान होता है। जैसे हमारे अंदर बोन मैरो, वही पक्षियों के अंदर अपन क्या कहते हैं, बातें रस्तियां पाई जाती हैं, ड्यूमेटिक बोन, मतलब उसके अंदर तो बोन मैरो नहीं हो सकती। तो वहां बोन मैरो का काम करता है बर्ता ऑफ फेब्रिशियस। तो वहां पी का मतलब होता है बर्ता ऑफ फेब्रिशियस, ना कि बोन मैरो। और टी का मतलब होता है ना,
विधि प्राय ठीक है। यदि देखते हैं फिलहाल अपना जीवन वीडियो कभी कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि अपन परसों अपना चैप्टर खत्म करें। सुबह तक तो कंप्लीट करना होगा। देखते हैं हंसने की क्या बात। आगे बढ़े, शायद इतना पढ़ लो। अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, बराबर से पढ़ा। आगे बढ़े, जो करेक्शन है बेटा देख, अपन ये कहते हैं ना कि हमें फाइनली इंग्लिश की एनसीईआरटी बात, तो मैं इसीलिए कहता हूँ क्लास में एनसीईआरटी खोल कर रखो, जितना अपन पढ़ रहे हैं आप साथ से पढ़ते गए, फिर फाइनल में आया कि एक पाले आपने तुरंत करेक्शन कर दिया। ऐसे ही करेक्शन किए जाते हैं, तो करेक्शन लगाते जाते हैं कि ठीक है यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है। अब होता क्या है कि पूरी किताब में मान लो 4 से 10 जगह पे गड़बड़ है, तो अब उसके अलावा सोचिए पूरी किताब भी तो है, बाकी जगह सही भी लिखा है, तो किसी जगह गड़बड़ है। तो इसीलिए तुम जो है यहाँ क्लास नोट पढ़ो और एनसीईआरटी से तो साथ के साथ मैच कराती है, तो उसकी लाइनें सही है कि नहीं। आगे बढ़े, ध्यान दें। अब अगली ग्रंथि आती है आपके पास अधिवृक्ष। अगली ग्लैंड का नाम क्या बेटा? अधिवृक्ष ग्रंथि। यहाँ अधिवृक्ष ग्रंथि यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड को बेटा हम एक और नाम क्या देते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रीनल का एक और नाम क्या है? सुप्रारीनल। कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी किडनी, किडनी के एंटीरियर मार्जिन पर कौन होगा? एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये जो अधिवृक्ष ग्रंथि है, इसकी संख्या कितनी है? एक जोड़ी। कितना होता है? एक जोड़ी। और फिर आपने कहा कि किडनी के अग्र सतह पर, तो किडनी के एंटीरियर साइड पर पाई जाती है। तो किडनी के एंटीरियर साइड पर कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है? एड्रीनल ग्लैंड मौजूद। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एड्रीनल ग्लैंड को अगर आप देखते हैं तो हम इसे डिवाइड करते हैं बेटा दो भाग में। ऐसी लगभग त्रिकोणीय सी ग्रंथि होती है, दो भाग में जो डिवाइड किया, तो इसमें देखिए अंदर का जो भाग होता है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं पथ्यांश। ये अंदर वाला पार्ट कौन सा कहा गया? पथ्यांश। तो ये हुआ एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला आपको दिख रहा होगा कि अपेक्षाकृत छोटा होता है। एड्रीनल मेडुला से कुछ हार्मोन्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं कैटेकोलामाइन। कौन से हार्मोन आते हैं? कैटेकोलामाइन आते हैं। ध्यान दें, क्यों कहा जाता है? ये हार्मोन अमाइंस है, यानी कि अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, साथ में इनके पास कैटेकोल ग्रुप लगा होता है। तो कैटेकोल ग्रुप होने की वजह से इन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। ये जो कैटेकोलामाइंस है, क्या आप ध्यान रखेंगे कि ये हार्मोन अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, यानी कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। और जो हार्मोन है वो मेनली दो है, एक का नाम है एड्रिनलिन और दूसरे का नाम क्या है? नॉर एड्रिनलिन। तो पहला हुआ एड्रिनलिन और दूसरे का नाम क्या हो गया? नॉर एड्रिनलिन, इसका नाम हो जाता है। ये जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन है, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, दोनों की जो क्रियाएं हैं वो समान होती हैं। दोनों की क्रियाएं क्या रहेंगी? समान।
और दोनों की जो विमुक्ति है या दोनों का जो स्राव है ये कराता है हमारे अंदर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्राव कौन कराएगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे अंदर इनका स्राव कराता है। तो इनका स्राव कराना काम किसका होता है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनका स्राव कराता है। तो एड्रीनल मेडुला से आने वाले हार्मोन तो आपने कहा है कैटेकोलामाइन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, नाम है एडिनिलीन और नॉन एडिनिलीन। इसमें हमने कहा कि इनके काम समान होंगे और स्राव कौन कराता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसका स्राव कराएगा। अब काम है क्या क्या वो अपन देखेंगे। उससे पहले बाहर की तरफ वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। बाहर वाले पार्ट का नाम एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो बाहर की तरफ आपने कहा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, जबकि अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? एड्रीनल मेडुला होता है। ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसमें बाहर से अंदर की ओर 3 स्तर पाए जाते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ बाहर से अंदर की ओर कितने स्तर पाए जाते हैं? 3। पहले स्तर का नाम है जूना ग्लोमेरुलोसा। सबसे बाहर का स्तर कौन सा? जूना ग्लोमेरुलोसा। इससे आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन से हार्मोन आते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन आते हैं। तो यहाँ से आने वाले हार्मोन का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सेकेंड है जूना फैसिकुलेटा। क्या कहा जाता है? जूना फैसिकुलेटा नाम देते हैं। तो दूसरे स्तर का नाम है जूना फैसिकुलेटा। इससे आते हैं बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन से हार्मोन आ रहे हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पर आते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्राव कौन करता है? जूना फैसिकुलेटा। तीसरा यहाँ पर आ जाता है जूना रेटिकुलरिस। तो तीसरे को अपने नाम क्या दिया? जूना रेटिकुलरिस कहा। और जूना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन आते हैं इन्हें कहा जाता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं? गोनेडोकॉर्टिकॉइड के साथ। अब देखिए बाहर से अंदर की तरफ इन लेयर्स का जो क्रम है वो आप याद रख सकते हो, GFR। ठीक, किडनी के बारे में हम GFR की बात करते हैं, वही GFR इनका सीक्वेंस है। ये सबसे बाहर से अगर हम अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहर की तरफ जूना ग्लोमेरुलोसा है, उसके अंदर जूना फैसिकुलेटा और सबसे अंदर की तरफ जूना रेटिकुलरिस। यहाँ ग्लोमेरुलोसा से कौन आया? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। फैसिकुलेटा से आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और रेटिकुलरिस से कौन आया? गोनेडोकॉर्टिकॉइड का स्राव होता है। तो ये अलग अलग भागों से स्रावित होने वाले हार्मोन हमने देखे कि कौन कौन से हार्मोन का स्राव यहाँ किया जाता है। एक बार इतना लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आज इतना लिखो, फिर अपन बाकी बात करेंगे अगली क्लास।